और दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान खौफ में है। आज कराची में, इस्लामाबाद में नोटम जारी कर दिया गया। कल लाहौर में नोटम जारी किया गया था। सियालकोट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बहावलपुर में मिलिट्री ड्रिल की गई है। अगले 48 घंटों के हवाले से कुछ बहुत बड़ा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर बड़े शहरों की एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर भारत की तरफ से जो जंगी तैयारियां हैं वो इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अगले 48 घंटे इंतहाई लर्ज़ाखेज और फैसला कुन होने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो ऐलान सामने आया है एक अहम तरीन और आला सतह के इजलास के बाद। ये इजलास होता है भारत के अंदर उनके खुफिया एजेंसियों के, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके चीफ और अमित शाह की ये सदारत के अंदर इजलास हुआ, जिसके बाद भारतीय कौम को जंग के लिए तैयार रहने का कह दिया गया है। इस डर को दोस्तों महसूस कर रहे हैं आप? जो डर इस वक्त पाकिस्तान के भीतर मौजूद है, वो डर जो पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू दिख रहा है, वो डर जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड एनालिस्ट के थ्रू दिख रहा है, उस डर को महसूस कीजिए कि पाकिस्तान के लोग किस दहशत में जी रहे हैं और ये दहशत कायम रहनी चाहिए। मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं वॉर मॉन्गर है, ये वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ईमेल्स भी आ रही हैं मेरे पास। हाँ, मैं कर रहा हूं वॉर मॉन्गरिंग। पाकिस्तानियों ने जब जंग शुरू की तो वॉर मॉन्गरिंग नहीं थी। मैं तो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा हूं। भारत ने तो जंग शुरू भी नहीं की है। पाकिस्तानी तो वॉर मॉन्गरिंग मोड में ही रहते हैं 24 आवर्स भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ। 4 बार हम पर हमला कर चुके हैं। वो उनके लिए सही है, लेकिन मैं अगर कहता हूं पलट कर जवाब देने को तो मैं वॉर मॉन्गर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हूं मैं वॉर मॉन्गर। चाहिए मुझे पाकिस्तान से लड़ाई। वैसे मेरे चाहने से अगर चीजें हो रही होती तो अब तक तो पाकिस्तान का मैंने क्या कर दिया होता पता नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। खैर, मजा ये आ रहा है कि पाकिस्तानियों का डर जो है वो सबके सामने दिख रहा है। ये वही डर है जिसने 93,000 पतलूनें उतारी थी कलमा गो पाकिस्तानी फौज की। ये वही डर है, और वो डर जो है डीएनए में घुसा हुआ है, वो डर बोल रहा है। अभी मैं देख रहा था एक ट्विटर पर हैंडल है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पाकिस्तान। वो तो लगता है मॉनिटर खोल के फ्लाइट रडार के सामने 24 घंटे आंखें गड़ा के ऐसे बैठा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स का कुछ दिख तो नहीं रहा। यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको इसका दिखाता हूं, जरा देखिए। इस बंदे का काम आप देख रहे हैं, ये यही पोस्ट करने में लगा है। इंडियन एयरफोर्स के प्लेन यहां पे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल 10 किलोमीटर पास आ गए हैं, ये जरूर कुछ कर रहे हैं, जब भी देखिए ऐसा कुछ हो तो हमला करेगा भारत। अब फ्लाइट रडार पे जहाजों की पोजीशन देख के हमले किए जाते हैं। बेवकूफ है क्या ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वाला पाकिस्तान, जो भी ये हैंडल कर रहा है? अबे ऐसे हमले नहीं किए जाते हैं तुम्हारी तरह बेवकूफों की तरह। सबूत तो जी सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं जी। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा तुम्हारा। व्हाट ए क्लाउन मैन। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चीजें अवेलेबल हैं, उससे वॉर की प्लानिंग नहीं होती, उससे अपने ऑपरेशंस की प्लानिंग नहीं की जाती। जो दिख रहा होता है वो आपको दिखाया जा रहा होता है, बस। उसके पीछे क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता। पता तब चलता है जब जुम जुम करके हरमूस मिसाइल जो है 30-35 सेकंड का वक्त देते हुए आपके एयर बेसेस पर गिर जाती है और आपके एयर बेसेस धुआं धुआं हो जाते हैं। दैट्स द प्लानिंग ऑफ वॉर और एनी ऑपरेशन। चले भाई, डर को सेलिब्रेट किया जाए पाकिस्तानियों का। लेट्स सी।
जो हिंदुस्तान के अखबारों में चीज़ छप रही है और हिंदुस्तान के अखबारों की वजह से वो रॉयटर्स में और CNN में छप रही है, वो ये है कि इंडियन पुलिस ये कहती है कि इसमें जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान की सरजमीन में बैठे हुए जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वातुल हिंद, यानी गज़वातुल हिंद, अंसार गज़वातुल हिंद, जो अलकायदा का एक फैक्शन है, वो इसमें इन्वॉल्व है और ये प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान से की गई। अब हर मुसलमान मुल्क की बारी आएगी जब जंगों पर जंगें होंगी, और यही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस वक्त पागलपना मचा हुआ है, इंसान हैरान होता है कि यार अब हो क्या रहा है। हर मुसलमान, अबे लाल टोपी, हर मुसलमान देश की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ उन मुसलमानों की नौबत आएगी जो दहशत फैलाने में यकीन करते हैं, जो आतंकवादी हैं, जिनका माइंड दूसरों को काटने में, मारने में और अपनी चीज थोपने में लगा हुआ है। हर मुसलमान को अपने जैसा मत गिनो। अगर हर मुसलमान वैसा है तो फिर सऊदी अरब को भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए, UAE को भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए, ओमान, कतर, बाकी लोगों को भी तुम्हारे जैसा होना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे जैसे नहीं है। और इस टी-शर्ट पे ये जो लिखा हुआ है ना, लाल टोपी, इसको याद करो, ये एक शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है, ओरिजिनल। वी आर नॉट कन्वर्टेड, वी आर नॉट कॉपीड, वी आर ओरिजिनल्स। सनातन इज ओरिजिनल, बाकी आपकी मर्जी। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ये चीजें दिख जाती। तो हर मुसलमान देश के साथ ऐसा नहीं होगा जो तुम कह रहे हो। उन मुसलमानों और उन मुसलमान देशों के साथ होगा जो अमन में बिलीव नहीं करते, जो शांति में बिलीव नहीं करते, जो दूसरों के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो दूसरों को मारने, धर्म के नाम पर मारने, काटने, धर्म के नाम कर रहे हो, मजहब के नाम पर मारने, काटने और इसमें बिलीव करते हैं, जो अल्लाहू अकबर कह के फट जाते हैं। सऊदी अरब वाले क्यों नहीं फट जाते अल्लाहू अकबर कह के? ओमान वाले क्यों नहीं फट जाते? UAE वाले क्यों नहीं फट जाते? ये इधर वाले ही जो हैं वो क्यों फटते हैं अल्लाहू अकबर कह के? दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठन किस धर्म के लोगों के हैं? सॉरी, फिर के धर्म कह रहा हूं, मजहब के लोगों के। अब चूंकि मजहब बोलने की आदत नहीं है ना भाई, हमारे सनातन में मजहब थोड़ी नहीं बोलते, हम धर्म बोलते हैं, तो धर्म जबान पे चढ़ा हुआ है। किस मजहब के लोग? दुनिया की 1000 टॉप आतंकवादी संगठन जो है वो उठाइए, उनमें से 99.99% जो हैं वो मुसलमानों के हैं। क्यों है? और वो सब कहते हैं कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, हम इस्लाम के सिपाही हैं। बताइए कि वो गलत कर रहे हैं क्या? वो तो कुरान की एक एक आयत को सामने रखकर बात करते हैं। बताइए वो गलत कहते हैं क्या? और अगर वो गलत कहते हैं तो आप लोग बाहर निकलिए और बोलिए कि नहीं ये लोग गलत हैं। वो भी नहीं होगा। ओसामा बिन लादेन आपके लिए हीरो है कि नहीं है? अगर हीरो नहीं होता तो इमरान खान उसको शहीद क्यों बताता पार्लियामेंट में? याद है? स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, याद है? अगर हीरो नहीं होता तो आपके कभी फॉरेन मिनिस्टर रहे सलमान खुर्शीद नाम है ना उनका, नहीं क्या नाम है? सलमान खुर्शीद नहीं, सॉरी, सलमान खुर्शीद तो हमारे यहाँ है। अरे क्या नाम था उसका यार, फॉरेन मिनिस्टर का, इमरान खान वाले, उसमें कुरैशी। लगाइए भाई, उसकी क्लिप लगाइए। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again, Simple out of context. He was quoted out of context. And a particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. तो जनाब, दुनिया सब समझ रही है। मैंने कहा ना, इंटरनेट जो है ना, इस दुनिया के लिए वरदान साबित हुआ है। नुकसान भी है इसके, नो डाउट, हर चीज के नुकसान होते हैं, लेकिन इंटरनेट ने जो आप लोगों को अंदर से निकाल के आपकी चीजें बाहर लेकर आई है ना, उसका जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं उसका। इसीलिए आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं। पहले तो ये
पन्ने दर पन्ने में अंदर छुपी रहती थी, आप लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सामने आकर कर देते थे। अब तो सारे पन्ने खंगाले जा रहे हैं, एक एक हदीस, एक एक आयत, सब खंगाले जा रहे हैं और सब अवेलेबल हैं। अब कहां बच पाएंगे आप उससे? या तो आप उसको झूठा बता दीजिए, नहीं तो स्वीकार कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है तीसरा। अब प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं। हर मुसलमान मुल्क हालत जंग में। आप मुझे बताएं ना, जिनके लेफ्ट और राइट पप्पू पटवारी, जहांगीर तहसीलदार, मकसूद चपरासी जैसे लोग हों, वैसे आपके वजीर आजम होगा, दुनिया आपको कहाँ से इज्जत देगी? देखिए, नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उसने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, उसकी बका के लिए, सलामती के लिए, तरक्की के लिए काम किया। दुनिया ने उसकी ऑनेस्टी को देखते हुए अपने मुल्क में दावत दी और भरपूर प्रोटोकॉल देकर और सारी दुनिया के सामने ये उजागर किया कि इंडिया एक हैसियत रखता है दुनिया के नक्शे पर। इंडिया की फौज दुनिया में चौथी बड़ी फौज है। अजीत डोल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोदी गवर्नमेंट में और काफी अरसे से हैं, उन्होंने 2012 या 2014 में उन्होंने एक डॉक्ट्रीन पेश किया था जिसको डोल डॉक्ट्रीन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और वो डोल डॉक्ट्रीन क्या था? बेसिकली डोल डॉक्ट्रीन जो है वो डोल डॉक्ट्रीन, अच्छा, डोवल डॉक्टर, दीज ब्लडी पाकीज, सॉरी, मैं कहूं कि डोल डॉक्ट्रीन कब आ गया यार? इसके बारे में तो कभी हमने सुना नहीं। डोवल डॉक्ट्रीन, ओके। अरे यार, सॉरी। वो ऑफेंसिव डिफेंस की बात कर रहा था कि जी आप दुश्मन को आप प्रॉक्सीज के जरिए, आप उसको हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए उसको इतना उलझा दें कि वो जो है वो आपके जो है वो आपके साथ जंग के काबिल ना रहे। तो यही हुआ, आप देखें, यही डोल डॉक्ट्रीन के जरिए एक सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है इंडिया ने शुरू की, वो बलूचिस्तान हो या वो पाकिस्तान के का जो खैबर पख्तूनख्वा और जो अफगानिस्तान के साथ जो इलाके हैं वो हों। राइट नाउ आप क्या समझते हैं कि जो अभी पिछली एपिसोड हुई है, क्या फिजिकली भी आपने कोई इन्वॉल्वमेंट की है इसमें? पाकिस्तान की तरफ से सारी इंफॉर्मेशन वॉर अल्लाह के फजल से हमारे प्लेटफॉर्म से लड़ी गई है। पूरी दुनिया में जो हमारा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नेटवर्क था, ये पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को सपोर्ट कर रहा था इस जंग में। मेरा काम इंफॉर्मेशन वॉर का है, मेरे पास एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। खुद पाक फजाइया ने हमसे रिक्वेस्ट की इस जंग के दौरान में कि आप हमें इंडिया के अंदर से इंटेलिजेंस ला, पाक फजाइया ने हमसे कहा कि आप इंडिया में और कश्मीर में अपने सोर्सेज से पता करें, इंडियन सोशल मीडिया पे या ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस क्या है कि जहाज कहां कहां गिरे। हमने उनको बताया कि ये खबर आई है कि बठिंडा के पास एक गिरा है, तो यहां गिरा है, तो यहां गिरा है। वो कंफर्मेशन हो गई एयरफोर्स को अपने रडार डेटा से, ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस और रडार डेटा मिला के उन्हें कंफर्मेशन इंटेलिजेंस वी प्रोवाइडेड देम। अल्लाह के फर्म्स में ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, वी रन द बिगेस्ट प्राइवेट इंटेलिजेंस नेटवर्क इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है इस किस्म के ऑपरेशन और जंगों में। अल्लाह के फजल से हमारी जो आई हैव सीन योर वीडियो, आप रनिंग कर रहे थे कहीं पे, वो फिजिकल ट्रेनिंग की बात हो रही थी, तो पीपल एक्सपेक्ट कि आप कोई फिजिकली भी पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने कहा जंग हुई, लेकिन जिस तरह से हम उनके बयानात सुनते हैं, देखिए वो हमें उस तरह से फ्रंट पे नजर नहीं आए। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने कहीं फ्रंट पे जाके मिसाइल चलाया, गोली चलाई, उन्होंने नहीं चलाया। एयर चीफ ने जाके इंडिया पे बॉम्बिंग की। लैंड फोर्सेस इन्विजन करती हैं, क्या हम ज़ैद अहमद साहब को देखेंगे कि वो बॉर्डर पे होंगे? अगर देखिए, पीपल अगेन ये बात करने वाला वो है हु डू नॉट अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ वॉरफेयर। अब सीधा बोलना हाँ या ना, बहाने क्यों बना रहा है? दूसरों को मरवाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, दूसरों को भेजो मरने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने बंकर में बैठा रहूंगा। ये एयर चीफ मार्शल, आर्मी चीफ एडमिरल सुअर टोपी। टू बी ऑनेस्ट, ये मजाक उड़ाने के लिए, तंज करने के लिए तो जुमला कहा जा सकता है, रियलिस्टिक नहीं है। क्या आप जनरल आसिम से, फील्ड मार्शल आसिम से तवक्को करेंगे कि वो सियालकोट के फ्रंट पर खड़े होकर इन्फेंट्री सोल्जर की तरह लड़ेंगे? 1965 की वॉर में सिविलियंस ने फौज का साथ दिया, यू नो दैट। आपको हम यही बात बता रहे हैं
कि हर आदमी का एक अपना रोल होता है। आप मेडिकल कोर के आदमी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो फ्रंट लाइन पे जाके, उसका काम हॉस्पिटल चलाना है ना। इस एनवायरनमेंट में हमारी एक क्या तो मेडिकल कोर के आदमी को गन चलानी नहीं आती? अगर मुझे कोई मेडिकल कोर से देख रहा है, भारत के मेडिकल कोर से देख रहा है, तो प्लीज मुझे ये कंफर्म करें कि क्या आप लोगों को गन चलानी नहीं आती, या आपको जो वेपन्स की ट्रेनिंग है वो आपको नहीं दी जाती, और क्या अगर लड़ाई हुई और आपकी जरूरत पड़ी कि आप जाकर फ्रंट लाइन पर लड़ें तो क्या आप नहीं लड़ सकते? प्लीज, अगर मेडिकल कोर से हमारे इंडियन आर्मी हो या कोई भी हो, आप मेडिकल कोर में अगर हैं, आप मुझे देख रहे हैं, या कोई रिटायर्ड मेडिकल कोर का बंदा हो मुझे कोई देख रहा हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। जहां तक मुझे लगता है कि वेपन्स ट्रेनिंग सबकी होती है, चाहे वो मेडिकल कोर में हो या कहीं भी हो। हाँ, ऑपरेशनल जो काम होते हैं वो शायद पहले अपने जो लोग हैं वो करते हैं, जो इन्फेंट्री है वो करती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि मेडिकल कोर वाले को वेपन चलाने नहीं आएगा, या वो जाके वो उसने ट्रेनिंग नहीं ली होगी लड़ने की, उसकी भी वॉर ट्रेनिंग हुई होगी जहां तक मुझे लगता है। चाहे वो इंजीनियर कोर का बंदा हो, चाहे वो मेडिकल कोर का बंदा हो, चाहे वो सिग्नल कोर का बंदा हो, मुझे नहीं लगता कि उनको हथियार चलाने नहीं आता होगा। आई डाउट। प्लीज मेरा आप लोग डाउट क्लियर करें। हमारी एक स्पेशलाइजेशन है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये काम हम लाजमन करेंगे। जंग अगर हमारे घरों तक आ जाती है, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं उन सिविलियंस को आपने अभी भी देखा था कि जब हमारे तोपें और मिसाइल फायर कर रहे थे तो बॉर्डर एरिया के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। जिस इलाके में जंग होगी, जहां पर जंग दाखिल होगी, वहां पर हम मौजूद होंगे। अब की दफा क्यों आप जो मेरी बात कर रहे हैं ना कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यकीनी तौर पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जंग हमारे शहरों में दाखिल हो जाएगी। ये टीटीपी और बीएलए, एंड फॉर दैट वी आर रेडी। हमारी टीम इसके लिए तैयार है कि जंग अगर हमारे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लाहौर में और सियालकोट में और पेशावर में दाखिल होती है और हमारे कराची में दाखिल होती है, तो हमने अपनी टीम को और अपनी कौम को यही तरबियत दी है, अपने फौजी अफसरों को और दोस्तों को, कि अपने पास लाइसेंस्ड वेपन्स रखो, टैक्टिकल इक्विपमेंट रखो, सर्वाइवल का सामान जमा करो, खुराक की सप्लाई जमा करके रखो, बिजली पानी का इंतजाम रखो, सोलर पावर सिस्टम्स रखो, क्योंकि आने वाले वक्तों में तुमको जंग में शामिल होना पड़ेगा। ये बेसिक सर्वाइवल है। यूक्रेन को देख लें आप, गजा को देख लें आप, सीरिया को देख लें। ये अब जितनी भी जंगें होंगी अर्बन होंगी, शहरों में लड़ी जाएंगी, बिजली चली जाएगी, गैस चली जाएगी। आप मुझे बताएं, आपके घर में यूक्रेन। अबे बेवकूफ आदमी, जब बिजली नहीं थी तब लड़ाइयां कैसे होती थी और लोग कैसे सरवाइव करते थे? क्या तब लोग सरवाइव नहीं करते थे? जब बिजली का कोई नामो निशान नहीं था तब लोग सरवाइव नहीं करते थे? जब राशन पानी इकट्ठा नहीं होता था, राशनिंग नहीं होती थी, खुराक आप स्टोर करके नहीं रखते थे, तब लोग सरवाइव नहीं करते थे? तब भी लोग सरवाइव करते थे। तो ये जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल के लिए आपको सोलर पैनल रखने हैं, बैटरीज रखनी है, पेट्रोल रखना है, डीजल रखना है। सर्वाइवल तो नेचर में है यार। मेरे पास खाना नहीं होगा, मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, एवरीथिंग नेचर में मौजूद है, हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं। अगर शहरों में भी लड़ाई होगी तब भी सर्वाइवल के चीजें हैं। यूक्रेन जंग में तो इवन जो 20 साल से ऊपर नौजवान थे उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया, उन्हें वेपन्स दिए कि आप लड़ें, जबरदस्ती पकड़ के उनको, इसलिए कि उनके पास लोग खत्म हो गए लड़ने वाले ना। पाकिस्तान के पास तो आबादी बहुत है, अल्लाह के फजल से हम लड़ने वाले बहुत हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, आप मुझे बताएं, आपके घर में अगर बिजली पानी गैस खत्म हो जाता है तो आप कितने दिन? ये भी लड़ने वाले थे अल्लाह के फजल से। कलमा पढ़ा था ना इन्होंने। 93,000 जनरल नियाजी एंड हिज सोल्जर्स जिनकी पतलूनें उतारी गई, दे आर मेंट टू बी फाइटर ना। वो तो लड़ाके थे, उनको ट्रेंड किया गया था इसी चीज के लिए, लड़ाई के लिए, जंग के लिए, वेपन्स के साथ। एवरीथिंग वॉज देयर, बट दे सरेंडर्ड, और हमने उनकी पतलूनें उतारी। लगाइए भाई एक बार फिर से पैंट रिमूवल सेरेमनी। सोचिए हमारे उस वक्त के जो मिलिट्री के लीडर्स थे वो कितनी दूर की सोच रखते थे। दे न्यू कि आने वाले टाइम पे ये जो पाकिस्तानी है बहुत जल्दी भूल जाएंगे, तो इनको याद दिलाने के लिए ऐसी चीजें करनी जरूरी है। सरेंडर का साइन, तस्वीर, पैंट रिमूवल सेरेमनी, पतलूनें उतारना।
सब किया उन्होंने। आज सोचिए 50-55 साल 54 साल बाद भी ये चीजें काम आ रही हैं। अगर ये नहीं हुई होती तो आज हम कैसे आपको आपकी औकात दिखा रहे होते? आप जरा सोचिए, चुपचाप सरेंडर हो गया होता, तस्वीरें नहीं होती, वीडियो नहीं होता, वो पैंट रिमूवल सेरेमनी की तस्वीर वीडियो नहीं होता, मतलब कैसे होता ही? सोचिए कितने दूरदर्शी और कितने तेज दिमाग के लोग थे भाई उस समय जो मिलिट्री लीडरशिप थी। आज भी बहुत तेज हैं। आप कितने दिन अपने घर में इस्लामाबाद में सरवाइव कर सकते? नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते, हमारी टीम कर लेगी, यही फर्क है। मतलब ये अगर आपकी टीम कर लेगी तो आई मस्ट, क्योंकि जो हमारी बात मान रहा है वो सरवाइव कर जाएगा, जो हमारी बात नहीं मान रहा वो फिर इसी तरह ढूंढता फिरेगा जैसे गजा के लोग खाने पीने के बर्तन लेके घूम रहे हैं। क्या किया जाए फिर? ये पूरा सर्वाइवल कोर्स है इसका। पूरी सर्वाइव कम से कम एक 20-25 वीडियोस हम पिछले 8-10 साल से बनाकर डाल चुके हैं कि पानी का इंतजाम कैसे करें, अपनी फिजिकल फिटनेस का इंतजाम कैसे करें, टैक्टिकल इक्विपमेंट कैसे लें, वेपन ट्रेनिंग कैसे हासिल करें, सर्वाइवल आपको कैसे आना चाहिए, लकड़ी की आग पे खाना कैसे पकाएंगे। शहर के लोग तो मारे जाएंगे। पीपल डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा असल में। इसीलिए जब होगा तो मारे जाएंगे। ऐसा होगा जब अल्लाह ताला दिखा रहा है आपको। यूक्रेन से लेकर ईरान में ऐसा हुआ। So this is the end of the times. हम एंड ऑफ टाइम में डेफिनेटली दाखिल हो चुके हैं। वो तमाम अहादीस, बिशारतें, वो सिग्नल्स, वो साइंस। जुलानी दमिश्क से क्यों भागा है? मेरा नहीं ख्याल भागा, आई थिंक स्टिल देयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। ये मानेगा नहीं ना। हाँ, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। अगर तुम्हारी कौम ऐसे ही चलती रही तो तुम्हारी कौम का नामो निशान मिट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी कौम का निशान मिट जाएगा पाकिस्तानियों, अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो। बाकी सऊदी अरब वाले रहेंगे मुसलमान, यूएई वाले रहेंगे, कतर वाले रहेंगे। कतर वाले भी थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब रहेंगे। तो तुम्हारी तरह नहीं है, थोड़े बहुत हैं बट तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारी कौम मिट जाएगी और थोड़ी बहुत बांग्लादेशियों की भी कौम मिटेगी। अगर जो उस वाले शोर में, पूरा बांग्लादेश वैसा नहीं है। बांग्लादेश में भी बड़े पढ़े लिखे मुसलमान हैं और वो समझते हैं चीज़ों को। वो थोड़े सेकुलर टाइप के लोग हैं। और जो कट्टर है, रेडिकल है, तुम्हारी तरह सामने वाले को मिटा दो, हिंदू काफिर बढ़िया है, काट दो, ये कर दो, वो कर दो। मिटना तय है तुम लोगों का भाई। मिट जाओगे, तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हें मिटाएगा, डोंट वरी। कहते हो ना कि हर चीज़ उसकी मर्जी से होता है, तो ये भी उसी की मर्जी से होगा। उसी पर यकीन कर लो तो सुधर जाओ, अच्छे काम करो, समाज की भलाई के लिए काम करो, डिस्ट्रक्टिव मत बनो, डेवलपमेंट वाले काम करो, को एग्जिस्टेंस में बिलीव करो, सताओ मत दूसरों को। लेकिन तुम्हें तो करना नहीं है। खैर, लेकिन दोस्तों बात यह है कि जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में नजर आ रहा है, जो खौफ पाकिस्तानियों के जहन में भर गया है, वो खौफ एवं ही नहीं भरा। और मैं भी बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं कि एक फाइनल लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी, और ये लड़ाई ऐसी होगी कि जब तक पाकिस्तान रहेगा, अगर रहे, उसकी नस्लें खड़ी नहीं हो पाएंगी। उनकी नस्लें सोचेंगी कि हमारे बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने ये क्या किया हमारे साथ, उनके किए का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये वो बात करेंगी, आप देखिएगा, ऐसा होगा। और इन जैसे लोगों की वजह से, ये सुअर टोपी और इन जैसे लोगों की वजह से। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,